नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् जो जानदि अरहन्तं दवत् गुणत्तपजयतेहिं सो जानदि अप्पाणं मोह खलु जादितस्य लयम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज 80 नंबर की गाथा, जिसमें हम बहुत विस्तार से इसका विचार विश्लेषण देख रहे हैं। इसमें अब चर्चा ये चली थी कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। लेकिन हमने और जगह तो कुछ और परिभाषाएं पढ़ी हैं कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो सतलक्षण वाला है वो द्रव्य है, उत्पाद व द्रव्य वाला है वो द्रव्य है। तो यहाँ कहते हैं कि एक ही बात है, भाषा अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। गुण किसे कहते हैं कि उसकी क्वालिटी को, उसमें कैसी क्वालिटी है कि वो इस वस्तु स्थिर रहकर परिणमती है, माने अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं, जीव रहकर निरंतर परिणमित हो रहा है। तो उसकी अपनी जीव में जो अपनी क्वालिटीज़ हैं, जिसको हम गुण कहते हैं, विशेषण कहते हैं, उन गुणों रूप परिणमित हो रहा है। उद्गल में जो अपने विशेषण हैं, गुण हैं, वो अपने गुणों रूप परिणमित हो रहा है। देखिए पेज नंबर 31 सबसे नीचे, यहाँ अन्वय के विशेषण को गुण कहा, जबकि उमा स्वामी आचार्य है तत्वार्थ सूत्र जी में द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, वो गुण क्या कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रित हों और जो निर्गुण हों, माने जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं लेकिन जिनके गुण नहीं होते वो गुण हैं, क्योंकि गुण द्रव्य के होते हैं, गुणों के गुण नहीं होते। समझ में आ गया? और वो गुण किसके आश्रित हैं? द्रव्य के। तो द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित हैं और परस्पर में निर्गुण हैं, उन्हें गुण कहते हैं, ऐसा लिखते हैं। अन्यत्र जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में परिभाषा है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में। हाँ जी, अब कौन बताएगा संपूर्ण भागों का मतलब क्या है और संपूर्ण अवस्थाओं का मतलब क्या है? वेरी गुड, काल है ना, उसका काल। तो यानी संपूर्ण भाग कहकर क्षेत्र बताया कि द्रव्य का जो भी क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र पे रहते हैं। समझ में? एक भी आत्मा का प्रदेश ऐसा नहीं है, कैसा कि जहाँ गुण ना हो। ऐसा नहीं कि ज्ञान गुण तो यहाँ होगा, श्रद्धा गुण यहाँ होगा और जो चारित्र गुण है वो पैरों में होगा। कि आत्मा के सर्व प्रदेशों पे ज्ञान गुण है, सर्व प्रदेशों पे दर्शन गुण है, सर्व प्रदेशों पर चारित्र गुण है। ठीक है? अच्छा, जैसे आत्मा के सभी प्रदेशों पर ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, क्या इसी प्रकार कर्म भी सभी प्रदेशों पर है आत्मा के? बताइए सोचकर। जैसे आत्मा के सभी प्रदेशों में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, क्या उसी प्रकार कर्म भी सभी प्रदेशों में है? अच्छा ठीक है। लेकिन अंतर समझ लेना। जैसे दूध में हमने पानी मिलाया, तो जहाँ जहाँ दूध के प्रदेश हैं वहाँ वहाँ पानी के प्रदेश भी हैं, लेकिन दूध का एक भी प्रदेश पानी के प्रदेश रूप नहीं हुआ, पानी का एक भी प्रदेश दूध के एक प्रदेश रूप नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि दूध है इसके ऊपर लेयर हो, ऊपर ऊपर हो पानी, ऐसा नहीं।
या नीचे नीचे हो, ऐसा नहीं। वो तो जहाँ जहाँ उसके कण हैं वहाँ वहाँ पूरी तरह से मिला हुआ है। समझ गए? अच्छा, अब आगे। अब दूध में जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ पानी है, लेकिन जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ सफ़ेदी है। जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ चिकनाई है। तो दूध के साथ पानी का जो संबंध है, क्या वो वैसा ही संबंध है जैसा दूध का उसकी चिकनाहट के साथ, जैसा दूध की उसकी सफ़ेदी के साथ? क्यों? बहुत बढ़िया, वो तादात्म्य संबंध है। यद्यपि वहाँ भी कि सफ़ेदी उसके सभी प्रदेशों पर है, लेकिन वहाँ सभी प्रदेशों में होने पर भी वो उससे तादात्म्य है, वो उस मई है। उसी प्रकार पानी भी दूध के सभी प्रदेशों पर तो है, लेकिन वहाँ उससे उसका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तादात्म्य संबंध। ये मैंने क्यों समझाई बात कि जैसे आत्मा के सभी प्रदेशों में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ठीक है, वो तादात्म्य है। लेकिन आत्मा के सभी प्रदेशों पर कर्म का संबंध है, कर्म के परमाणु हैं, लेकिन वैसे नहीं है, तादात्म्य नहीं है, एक क्षेत्रावगाही होकर है। जैसे डिब्बे में स्टील है, जो स्टील का डिब्बा है ना, उस डिब्बे में स्टील है और उस डिब्बे में चीनी है। समझना, अब समझना, एक मिनट। डिब्बे में चीनी है, तो मेरा प्रश्न है, चीनी का डिब्बे के साथ कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाही नहीं है, एक क्षेत्रावगाही नहीं है, समझना। और एक क्षेत्रावगाही को भी संयोग संबंध कहते हैं। संयोग संबंध भी दो तरह का। संयोग से स्पष्ट हो रहा है कि दो चीज़ें आपस में मिलें, उसे संयोग कहेंगे। तो एक संयोग संबंध तो होता है एक क्षेत्रावगाही, वो भी संयोग संबंध है। एक संयोग संबंध होता है कि एक क्षेत्रावगाही नहीं है। जैसे मेरा शरीर के साथ, ठीक है, कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाही। अच्छा, जैसे मेरा शरीर के साथ संबंध है, क्या वैसे वस्त्र के साथ भी है? नहीं है ना। रीज़न बताओ, ऐसा क्यों? थोड़ा स्पष्ट करके कौन बताओ जरा। किसके साथ? हाँ, माने शरीर आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ। इस शरीर का प्रदेश है ऐसे एकदम रला मिला। जल पाए जो जिए तन मेला, जैसे जल और पानी मिल गए। ये कपड़ा तो शरीर के भी ऊपर ऊपर है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? जल और पानी मिला दिए, ठीक है। पाए माने दूध, जैसे जल और दूध, लेकिन भाव सही पकड़ लिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि आत्मा क्या कहता है, शरीर और तन जुदा जुदा हैं, लेकिन आप समझ सही जाते हो कि शरीर और आत्मा जुदा जुदा है। कई बार कहता है आत्मा और चेतन अलग अलग हैं, तो वो शब्द फिसल जाते हैं। हाँ, तो अच्छा है ना कि आप शब्दों पे नहीं गए, आप भाव पे गए हैं। लेकिन आपको ध्यान चाहिए, ध्यान शब्द पे भी जाना चाहिए। इसका मतलब आप मेरे शब्दों को नहीं सुन रहे, आप जो आपके मन में चल रहा है उसे सुन रहे हो, है ना। तो आपको बात समझ में आ रही है? जैसे दूध और पानी पूरे आपस में मिल गए, जैसे दूध में हमने चीनी घोल दी अच्छे से, तो उसका उसके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है, क्योंकि दूध का जहाँ जहाँ एक एक कण है वहीं वहीं मिठास है, ठीक है। लेकिन दूध में आपने घी घोला, अब उसके साथ कौन सा संबंध हुआ? एक क्षेत्रावगाही नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? जैसे बिल्कुल मैंने कहा ना, संयोग संबंध दो तरह के।
एक तो एक क्षेत्रावगाही और एक भिन्न क्षेत्र वाले भी। जैसे मेरा शरीर के साथ, मेरा मन है आत्मा का, शरीर के साथ, कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाही संयोग संबंध है। लेकिन स्त्री पुत्र, मकान, दुकान, धन दौलत, जायदाद, इनके साथ संयोग संबंध है, एक क्षेत्रावगाही नहीं है। ठीक है। तो अब आप बताओ, जो स्टील के डिब्बे में चीनी है, तो चीनी का डिब्बे के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है कि नहीं? समझ गए? एक क्षेत्रावगाही नहीं है। एक क्षेत्रावगाही कब होता? जहाँ जहाँ स्टील का कण है वहीं वहीं चीनी भी होती। जो चीनी के बोल, हाँ, जो शक्कर के खिलौने होते हैं ना, खांड के खिलौने, तो वहाँ किस किस का कहोगे एक क्षेत्रावगाही? वहाँ तो खांड ही खांड है ना, वहाँ भी एक क्षेत्रावगाही नहीं बनेगा। एक क्षेत्रावगाही कहाँ बनेगा? कि जब दो चीज़ें आपस में बराबर रली मिली हों। जैसे दूध में मिश्री घोल दी, दूध में मिश्री घोल दी, तो जहाँ जहाँ दूध का एक एक कण, आप कहीं से भी दूध चखो, वहीं से मीठा लगेगा। ठीक है। और अगर उसमें घुले नहीं, नीचे ही पड़ा रह जाए, तो फिर एक क्षेत्रावगाही नहीं है, संयोग। जैसे उसके अंदर कोई मिट्टी का कण गिर गया, तो वो एक क्षेत्रावगाही नहीं है, संयोग है। अच्छा, अब बात चल रही थी तादात्म्य की। लेकिन उस दूध में उसकी सफ़ेदी, उसकी चिकनाहट, वो तादात्म्य है। देखो, जिसका तादात्म्य संबंध है उसको अलग नहीं किया जा सकता। जिसका एक क्षेत्रावगाही है, संयोग है, वो अलग वस्तु है। तादात्म्य संबंध उसका अपने गुण पर्यायों के साथ होता है। तो जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, वहाँ वहाँ कर्म के परमाणु है कि नहीं है? क्या आत्मा का कोई ऐसा प्रदेश है कि जहाँ कर्म के परमाणु ना हो? अगर आप ये कहो कि यहाँ के जो प्रदेश है ना, वहाँ कर्म का आवरण नहीं है, उसमें क्षयोपशम है, कि जो कर्म का क्षयोपशम होता है वो भी सर्व प्रदेशों पे समान होता है। कि जानते तुम यहाँ दिमाग से है ना, तो यहाँ ज्ञान का क्षयोपशम होगा। सुनते तो कान से है ना, तो जो कर्ण इंद्रिय मति ज्ञानावरण है, उसका क्षयोपशम यहाँ वाले प्रदेशों पे होगा। कह रहे आत्मा तो अखंड एक है ना, अगर यही होगा तो भाई यहीं यहीं कानों को सुनने का ज्ञान हो, पूरे आत्मा को ज्ञान होता है। आत्मा तो अखंड है, तो आत्मा का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जहाँ कर्म का संबंध ना हो। और देखो, उसके लिए लॉजिक दिया। अगर आप ये कहो कि यहाँ के प्रदेशों में क्षयोपशम है, तो आपको पता होगा कि आत्मा के सारे प्रदेश घूमते हैं ऐसे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो जो आपके दिमाग के प्रदेश हैं वो पैर के अंगूठे में पहुंच जाएंगे, तो फिर पैर के अंगूठे से ज्ञान होना चालू हो जाएगा। फिर समझ में आया? तो ऐसा नहीं है। आत्मा के जो क्षयोपशम होता है कर्म का, वो सारे प्रदेशों में होता है। देखो, आत्मा के मध्य के 8 प्रदेश हैं। क्या कहा? आत्मा के मध्य के 8 प्रदेश हैं। अब इसका भी आपको लॉजिक बताते हैं। आपको कैसे पता कि 8 है मध्य के? देखो, ये 5 उंगलियां हैं, इनके मध्य की उंगली कौन सी होगी? ये एक होगी। समझ में आया? 5 उंगलियां हैं, इसके अगर बीचों बीच की निकालें तो एक उंगली निकल गई, क्योंकि विषम संख्या थी, तो इसमें एक आ गई बीच की, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर, एक बीच की हो गई। अब अगर ये 4 उंगलियां हैं, तो बीच की उंगली कौन सी होगी इसमें? है इसमें कोई बीच की उंगली के नहीं? हाँ, है ना। अब बीच की 2 होंगी, अब एक नहीं हो सकती। अगर ये सम संख्या है तो बीच की उंगली कितनी होंगी? 2। ऐसी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो सम संख्या में है। क्या है?
कैसे हैं? सम संख्या में, विषम में नहीं है, सम संख्या में। भगवान के ज्ञान में आया है। तो जो सम संख्या में है, तो बीचों बीच जो आत्मा के प्रदेश होंगे बीच के, कितने होंगे? 2 होंगे ना? कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन आत्मा कोई सिंगल डायमेंशन तो है नहीं, ये तो घनाकार है। कैसा है? माने आत्मा के प्रदेशों की जो स्थिति है, लंबाई में भी है, चौड़ाई में भी है, गहराई में भी है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे कोई क्यूब बनाते हैं ना आप, जैसे मान लो एक कमरा है, इस कमरे के बीचों बीच के प्रदेश निकालो आप। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बीचों बीच के? पहले आप लंबाई देखोगे। अब समझ रहे हैं जरा, कैसे निकालोगे? हाँ, अभी आपने लंबाई निकाली, ठीक है। अब लंबाई में बीच के 2 निकल गए, तो वहाँ पे निकले 2, बीच के कैसे लाओगे? हाँ, अब आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो दीवार है उसके भी बीच के 2 निकालोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे 2 निकाले और ऐसे 2 निकाले, तो कितने हो गए? 2 ऐसे, 2 ऐसे, ठीक है। अब ये ऊपर से नीचे जो है, माने वो 2 तो सेट हो गए आपके, माने वो बीच में तो आ गए, लेकिन अभी नीचे आए कि ऊपर आए कि कहाँ बीच में आए? तो इधर से भी बीच में होने चाहिए, इधर से भी बीच में, और ऊपर नीचे भी बीच में। बात समझ में आ रही है? अब कितने हो गए? 4 हो गए ना? ना 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 ना, अभी रुको रुको, जल्दी नहीं, ना ना, फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। रुक जाओ, मैं भी फंस जाऊंगा फिर। देखो कैसे, अभी समझना। आप इंजीनियर हो, खैर आप तो 1 मिनट में समझ जाओगे। ऐसे 2 समझ में आ गए बीच के, क्योंकि सम संख्या में है। सम संख्या का बीच के 2 प्रदेश निकलेंगे। ऐसे 2 हो गए, और ऐसे जब देखेंगे तो कितने हो गए? 2। तो कितने हो गए? अब 4 हो गए। 4 समझ में आ गए। 1 2 ऐसे और 2 ऐसे बनेंगे, ऐसे 4 हो गए, ठीक है। लेकिन ये एक लाइन है, अभी ऐसे एक तल है इसका, और अभी इसमें बीच में देखेंगे ऐसे, तो 2 बनेंगे ना ऐसे बीच के, तो 4 ये, 4 इसके ऊपर के। नहीं समझे? आप ये देखो, जैसे हमने ना सतह डालते हैं ऐसे, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे बिछाएं, पूरे पूरे प्लेटफॉर्म बिछाएं, ऐसे छतें डाली मान लो। अब बीच की 2 छत निकली, जो बीच की 2 छत हैं, समझ रहे हैं आप? अब हमारी जो नीचे वाली लेयर थी उसमें 4 प्रदेश मिल गए थे, 4 प्रदेश आ गए ना। तो आत्मा माने एक एक प्रदेश जो है वो भी घन के आकार का है, सिंगल डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन है। आत्मा का एक एक प्रदेश भी 3 डायमेंशन वाला है। तो 4 प्रदेश ऐसे हो गए, ये तो एक लेयर आ गई। लेकिन ऐसे ऐसे जो लेयर हैं सम संख्याओं में है, तो 2 लेयर आएंगी, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। अगर इसको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देखो। हाँ, देखो ना आप, सिंपल सी बात, जैसे ये लाइन थी, जरा एक बार फिर से देखना। जैसे ये लाइन थी, देखो बीच के 2 हो गए, ये बीच के 2, बिल्कुल इस होल के बीच में 2 ऐसे। अब इधर से इधर देखा तो बीच के 2 ये और हो गए, ये हो गए 4, ठीक है। लेकिन ये 4 तो भी किसी एक लेवल पे सेट हैं, लेकिन ऐसे 2 चाहिए, 2 लेयर, क्योंकि ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो यही 4 प्रदेश नीचे भी, और ये 4 प्रदेश बीच 2 भी, तो ऐसे 4 दूनी 8। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, तो 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऐसे 8 प्रदेश बैठते हैं मध्य के। ऐसे ही आत्मा के जो मध्य के 8 प्रदेश हैं
उनको कहते हैं रुचक प्रदेश। क्या कहते हैं? रुचक प्रदेश। उनका नाम आया आगम में, रुचक प्रदेश। और वो कहते हैं कि वो गमन नहीं करते। क्या नहीं करते? क्योंकि वो तो धुरी है ना, वो तो सेंटर है, वो थोड़ी गमन करेगा, वो सेंटर है। बाकी सारे प्रदेश ऐसे ऊपर नीचे गमन करते हैं, तो वो बीच का सेंटर है, वो अपनी जगह स्थिर रहेगा क्योंकि वो सेंटर है। जैसे आप कंपास प्रकार रखते हैं ना, सर्कल नहीं है, माने प्रदेश ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते हैं। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमेगी तो किसी आधार से घूमेगी ना, कोई उसका सेंटर बना के घूमेगी। तो वो बीच का सेंटर जिसके इर्द गिर्द घूमेंगे वो सब, वो बीच का केंद्र कहलाएगा। तो जो केंद्र के प्रदेश ठहरे वो 8 प्रदेश, वो कहलाए रुचक प्रदेश, क्योंकि वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, वो धुरी है। इसलिए कहते हैं कि वो 8 रुचक प्रदेश स्थिर हैं, गमन नहीं करते। लेकिन सर्वथा स्थिर नहीं है, गोल तो वो भी घूमेंगे। लेकिन उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि मिड पॉइंट है ना। जैसे मैं अपने 2 बच्चों को ऐसे पकड़ूं और ऐसे गोल घुमाऊं ऐसे, तो उनका तो क्षेत्र चेंज हो रहा है जो झूला झूला रहा हूँ, हाँ, पंखे से। लेकिन जो मेरा मिड है वो उसी क्षेत्र पर है। भले उस क्षेत्र पे ही मैं, एक होता है रिवॉल्व, एक होता है रोटेट। ठीक है, रोटेट तो हो रहा हूँ लेकिन रिवॉल्व नहीं हो रहा, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर ऐसे घूमना, ये होता है रिवॉल्व होना। और वहीं उसी स्थान पर, उसी धुरी पर घूमना, वो रोटेट। हाँ, ये भी है। पंखे का है ना, देखो अब पंखा घूम रहा है, आप कह रहे हो घूम रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल बीचों बीच का एक पॉइंट निकालो, सबसे छोटा, बिल्कुल माने बारीक, बीच का सेंटर, वो कहाँ घूमेगा? क्योंकि वो तो एक लास्ट पॉइंट है, बाकी सब तो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसे अपने क्षेत्र चेंज नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? इसलिए उन रुचक प्रदेशों को कहते हैं कि मूवमेंट नहीं करते। मूवमेंट माने क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते। देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आई अपनी ये बात? संपूर्ण भागों में, भाग माने क्षेत्र, जो उसके टाइम हो गया पूरा, जो आत्मा के सभी प्रदेशों पर पाए जाए और सभी दशाओं में, सभी कालों में। दशाओं को कहकर क्या कहना है? सभी पर्यायों में, हर काल में, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, वो कहलाते हैं गुण। अब देखते हैं, गुस्सा आया तो गुस्सा आना हमारा गुण है कि नहीं? सर्व कालों में है नहीं? अच्छा, सर्व प्रदेशों में आता है कि थोड़े से ही प्रदेशों में आता है? कहते हैं ना, इसकी तो नाक पे गुस्सा रखा रहता है, तो नाक पे ही रहता है कि सारे आत्मा के प्रदेशों पे रहता है गुस्सा? तो फिर अगर नाक पे रखा हो तो कष्ट यहाँ होना चाहिए, लेकिन पीड़ा तो पूरे आत्मा को होती है क्रोध आने पर। तो आत्मा के सर्व प्रदेशों में क्रोध है। अच्छा, रुचक प्रदेशों में क्रोध होगा कि नहीं होगा? क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो स्थिर रहने से क्या मतलब है? आत्मा तो अखंड एक है ना, आत्मा तो पूरा एक अखंड है। अगर आत्मा के उस प्रदेशों पे नहीं हुआ और बाकियों पे हो गया, तो फिर संपूर्ण भागों पे कहाँ हुआ? फिर तो वो भाग छोड़ दिया आपने, सेंटर ही छोड़ दिया। अच्छा चलो, ज्ञान देखो। अब ज्ञान आत्मा के सभी प्रदेशों पे है कि नहीं? और क्रोध फिर कितने प्रदेशों पे? भैया आत्मा अखंड है, तो फिर तो आत्मा वहाँ सुखी हो जाएगा, बाकियों में दुखी हो जाएगा।
जहाँ क्रोध नहीं हुआ वहाँ तो सुखी हो जाएगा, बाकी जगह दुखी हो जाएगा। ऐसा आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे क्या? क्या आत्मा अखंड है? देखो इनका प्रश्न क्या है, अनंतानुबंधी क्रोध है। आप पहले प्रश्न बताना, प्रश्न ठीक समझा कि नहीं समझा। आप प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध है, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध है, संजुलन क्रोध है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध गया तो क्या गुस्से की अमाउंट कम हो गई, यही पूछ रहे हो? समझ गए? क्या आत्मा के जहाँ उन प्रदेशों पे जो क्रोध कर्म बैठे थे, क्या वो प्रकृतियाँ कम हो गई क्या कुछ? कि देखो अगर 6 कर दिया तो उस अपेक्षा तो कह देंगे कि कम हो गई। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसे हैं कि आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही हैं, लेकिन अभी कर्म रूप परिणमित नहीं हुए, पुद्गल हैं वो। मेन फर्क पड़ता है जब उसके साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। माने वो आया, उदय में कर्म आया और कर्म अकर्म रूप हो गया। जरूरी नहीं है कि वहाँ से हट के बाहर जाए, वहीं भी पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ही नहीं उसमें, वो जीरो हो गया। जैसे आपका एटीएम कार्ड तो बराबर है लेकिन उसमें बैलेंस जीरो है, आपका मोबाइल बराबर ठीक है, सिम कार्ड भी है, लेकिन उसमें अमाउंट ही नहीं किस काम का, तो वहीं का वहीं भी रहे लेकिन जीरो हो गया। यही पूछ रहे थे ना? मैं तो घबरा गया था, नहीं तो एक बहुत गहरी बात की है फिर इसमें, वो समझाना बड़ा कठिन है। क्या अनंतानुबंधी क्रोध गया तो क्या गया, और अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध गया तो क्या गया, उसका प्रश्न अलग था, आप अलग पूछ रहे हो। वहाँ वो कर्म प्रकृति की अपेक्षा बात है, जो कर्म परमाणु अनंतानुबंधी क्रोध वाले कर्म प्रकृतियाँ थी वो यहाँ से चली गई क्या? कि जरूरी नहीं है जाए चाहे ना जाए, लेकिन वो जीरो हो गई। अब उसका आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं रहा, वहाँ पड़ी रहे, सूक्ष्म है। उसके अलावा अनंत अनंत पुद्गल परमाणु पड़े हैं जिनके साथ अपना कोई संबंध नहीं है, और अन्य अनंत जीवों के प्रदेश भी वहीं हैं जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है। आप जो पूछ रहे हो वो थोड़ी कठिन बात है कि जब अनंतानुबंधी क्रोध का नाश कर दिया ज्ञानी ने, है तो अब क्या चला गया उसका? माने वो भावों की विशुद्धता हो गई, वो उतनी कलुषता चली गई। परिणामों में वो अनंतानुबंधी क्रोध जनित जो कलुषता थी, वो मलिनता थी, अशुद्धि थी, वो खत्म हो गई, निर्मलता बढ़ गई। अब जब अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध भी चला जाएगा तो और निर्मलता बढ़ जाएगी, तो वो क्वालिटी की बात है। तो गुण किसे कहा? जो आत्मा के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण दशाओं में पाया जाए वो गुण है। तो क्रोध आत्मा के सभी प्रदेशों में तो पाया गया, लेकिन सभी अवस्थाओं में, संसार दशा में तो है लेकिन सिद्ध दशा में नहीं है, इसलिए वो आत्मा का गुण नहीं है, पर्याय हो सकती है। प्रगटता की अपेक्षा कह सकते हो, कभी तीव्रता होती है कभी मंदता होती है। जब तीव्रता होती है तो हमारे ख्याल में आता है, मंदता में अपनी पकड़ में नहीं आता है ना। इस पर से प्रश्न है कि गुण की वास्तविक परिभाषा क्या है। देखो पढ़ लेते हैं एक पैराग्राफ। वास्तव में ये सभी परिभाषाएं गुण की वास्तविक परिभाषाएं ही हैं, माने सारी परिभाषाएं ठीक हैं। आपने कहा अन्वय के विशेषण वो गुण हैं, हमने पढ़ा द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा कि वो भी ठीक है, और हमने पढ़ा जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी समस्त दशाओं में पाया जाए वो क्या है? गुण है। तो सभी वास्तविक हैं, सिर्फ शब्दों का अंतर है, भावों में अंतर नहीं है। सभी में स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता संपन्न विशेषताओं को ही गुण कहा। तो उसमें ऐसी क्वालिटी है ना
कि स्थायी रहकर परिणमित हो, ऐसी क्वालिटीज़ हैं, वो ही उसके गुण हैं। अब जैसे श्रद्धा, अब श्रद्धा तो रहेगी, श्रद्धा तो हर जीव करेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन उसका विषय अलग अलग हो सकता है। ज्ञान तो हर कोई करेगा, लेकिन कोई घट को जाने, कोई पट को जाने, कोई आत्मा को जाने, कोई अनात्मा को जाने, लेकिन जानने का काम तो सब में है ना। विशेषता विशेष्य के बिना नहीं होती। माने अगर कोई विशेषण है, हमने कहा गोरा, तो आप कहोगे क्या गोरा, क्या गोरा कपड़ा, या मैला, हमने कहा मैला, तो मैला क्या, मैली शर्ट, मैली कमीज, मैला कमरा, मैली टेबल, क्या मैला, क्या मैला तो एक विशेषता है, लेकिन किसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताएं उसे कहते हैं विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य के बिना नहीं होता, आधे आधार के बिना नहीं रह सकता, अतः उसे द्रव्य के आश्रित कहा। क्योंकि जो गुण हैं, तो गुण किसके, किसी चीज़ के ही तो गुण होंगे, तो जिसके वो गुण हैं वो द्रव्य है, इसलिए कहा कि वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। विशेषताएं अनेक होती हैं, वे परस्पर एक दूसरे रूप नहीं होने पर ही अनेक हो सकती हैं। माने एक क्वालिटी अगर दूसरी क्वालिटी रूप हो जाए तो फिर अनेक नहीं रहेंगी, वो एक हो जाएगी। एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी रूप ना हो तभी उसमें अनेकपना बनेगा। इसलिए उन्हें निर्गुण कहा। माने एक क्वालिटी, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, नहीं तो फिर अनंत नहीं रहते गुण, इसलिए गुण निर्गुण होते हैं, गुणों में दूसरे गुण नहीं होते। माने एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। विशेष्य की विशेषताएं विशेष्य के समान सर्व क्षेत्र व्यापी और सर्व काल व्यापी ही होती हैं। क्या मतलब है? हाँ, विशेष्य माने वस्तु और विशेषण माने उसका गुण। जैसे हमने कहा गंदा बालक, क्या कहा? गंदा बालक, तो गंदा उसका विशेषण है, किसका? बालक का। तो वो पूरा बालक गंदा हो और हमेशा गंदा हो तभी कहलाएगा वो गंदा बालक। मोटा उदाहरण दिया। उसी प्रकार कि जिसका वो विशेषण है वो वस्तु, जैसे वो वस्तु जितना उसका क्षेत्र है वस्तु का, जितना उसका काल है, उसकी विशेषता भी उसके सब क्षेत्रों में और सब कालों में व्याप्त होगी। अतः उन्हें सभी भागों और सभी अवस्थाओं में रहने वाला कहा है। तो गुण की परिभाषा क्या बताई कि जो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में और सभी भागों में पाया जाए वो गुण है। अन्वय के विशेषण वो गुण। विशेषण माने क्वालिटी। जैसे चेतन में अपनी क्वालिटी, ज्ञान दर्शन चेतना रूप, ऐसा ही परिणमित होगा। जड़ स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होगा, ऐसी अपनी उसकी क्वालिटी है। और जो गुण होते हैं वो त्रिकाल होते हैं, सर्व उसके सब भागों में और सब अवस्थाओं में होते हैं। क्योंकि द्रव्य अपनी जिन अवस्थाओं में व्याप्त है, गुण भी उन सभी अवस्थाओं में व्याप्त है। द्रव्य जिन क्षेत्रों में, माने द्रव्य के जितने क्षेत्र हैं उतने ही गुण का क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि द्रव्य और गुण में तादात्म्य संबंध है। ठीक है, शेष चर्चा कल करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।